अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुकाबिल आमिर मतीन साहब के साथ। मैं हूं हमजा तारड़। तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि अगर मुल्की सतह पर देखें तो बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। एक तरफ जुडिशल कमीशन का ये इजलास है जिसमें इतना बड़ा मसला बना हुआ था, आखिरकार चीफ जस्टिस का सबको पता लग गया कि मंजूरी दे दी गई है। आम आदमी के लिए भी देखें मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत जो है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हम इन्हीं मामलात में फंसे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो मामलात बहुत तेजी से तब्दील होते हैं। जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात तब्दील होते हैं, मंजरनामा तब्दील होता हुआ हमें नजर आता है। हम उसको भी यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में नई स्ट्रेटेजिक सफ बंदी होती हुई हमें नजर आ रही है। और भी कुछ मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले बात कर लें, पाकिस्तानी तो मुल्की हालात, मुल्की मामलात में इतने फंसे रहते हैं, आलमी मंजरनामे को हम यकसर नज़रअंदाज ही कर देते हैं। क्या अभी भी जंग का ख़तरा भी है? पाकिस्तानी मामलात पर भी बात करें तो जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अहम है कि हम बहुत ज़्यादा उस कुएं में अपने अंदरूनी फंसे हुए हैं और बाहर की दुनिया नहीं देख रहे। हमारे 4 हमसाया ममालिक हैं और चारों ममालिक में कुछ ना कुछ जंग की सूरत हाल है। इंडिया के साथ हमारी जंग टली नहीं है, टली है, ख़त्म नहीं हुई है और अफ़गानिस्तान अनस्टेबल रहता ही है। ईरान की अब आज जंग, उस पर तफसीलन बात करेंगे कि अभी वहाँ पे भी टली है, ख़त्म नहीं हुई। और चीन का भी इंडिया के साथ अभी भी आई टू आई जो है ना, वो आई बॉल टू आई बॉल जो है ना, वो लद्दाख की पहाड़ियों में खड़े हुए हैं। सो जंग बिल्कुल खित्ते के अंदर मंडला रही है। तो हमारे यहाँ क्या मसला है? हमारे यहाँ ये है कि वो कहते हैं जी टोटल कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल उनको चाहिए। ये सबसे बड़ी तरजीह है और वो मज़ीद शेर हो गए हैं हुकूमती पार्टी ख़ास तौर पे, क्योंकि ना कोई अपोजिशन है, ना कोई सिविल सोसाइटी है, ना कोई मीडिया है, सबका मार मार के कीमा निकाल दिया है। सो लिहाजा दिलेरी के साथ जो दिल किया जाए वो कर लिया जाए। और अभी 26वीं आईनी तरमीम की जो है ना आओ पुकार ख़त्म नहीं हुई है, वो 27वीं की खबरें शुरू हो गई हैं कि जी 27वीं, पता नहीं 27वीं के ज़रिए क्या करेंगे। जुडिशरी स्टार्टिंग के वहाँ जो है वो पहले ही कसर कम नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब चारों जो हाई कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर जो है नए मुस्तकिल जो है चीफ जस्टिस आ गए हैं। एक बीच में से गालिबन सीनियर मोस्ट नहीं थे। पर वहाँ जो तमाशा ये हुआ कि क्योंकि एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड अब जुडिशल कमीशन है, तो जो गवर्नमेंट की मर्जी के लगने हैं वो तो लगने ही लगने हैं। तो अब सिंबॉलिकली जो है ना कुछ वोट डाले जाते हैं। तो सिंबॉलिकली मंसूर अली शाह और मनीष दफ्तर वगैरह ने उन्होंने कहा जी ये 26वीं आईनी तरमीम की रूह के ख़िलाफ़ है, जुडिशल कमीशन भी और ये प्रोसेस भी, तो हम तो इसके ऊपर वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। इसी तरह ही अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए अब ये सारे मामले के अंदर ऑफ कोर्स जो है या अफरीदी साहब भी शामिल हैं और जस्टिस जमाल बंदोखेल भी, मगर या अफरीदी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए और अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करते हुए उन्होंने जो है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट डाला। उन्होंने कहा जी सरफराज डोगर साहब जिनके यहाँ पे लाए जाने में वो पेश थे, उनकी मर्जी के बगैर वो आ नहीं सकते थे, चाहते तो रोक सकते थे, मगर उन्होंने देखे जहाँ सिलेक्टिवली ज़रूरत पड़ती है वहाँ असूल अपनाए जाते हैं। तो उन्हें इन द नेम ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल्स जो है वहाँ पे उन्होंने जो है ना मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया और सरफराज डोगर साहब को नहीं दिया। इसी तरह ही जस्टिस जमाल बंदोखेल ने ये हाल ही में मखसूस नशिस्तों का फैसला देने के बाद और तमाम तरीके जिस तरीके से किया उसको ये माय लॉर्डशिप ये करते रहे। आज उन्होंने कहा इसके जी किसी को भी उन्होंने जज को वोट नहीं दिया क्योंकि उनको भी कोई उसूली इख्तलाफ थे। तो ये तो चल रहा है ना एक टोटल कंट्रोल का मामला। दूसरा, जिस तरह गवर्नमेंट को परवाह नहीं रही कि ये कल हमने आपने ये इस पे अभी वो भी आओ पुकार हमारी भी खत्म नहीं हुई थी, 50% गैस के ऊपर जो है फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए थे। 50% यानी कि 100 रुपए की जो गैस थी वो 150 की हो जाएगी आम आदमी के लिए और कंस्ट्रक्शन के जो इंडस्ट्री के लिए भी बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी मगर वो भी बढ़ेगी। वो भी मामला ख़त्म नहीं हुआ था। तो अभी जो है जी पेट्रोल की ज़रा तफसील कितने का हो गया जी? सर 8 रुपये 36 पैसे उन्होंने बढ़ा दिया, 266
₹267.79 मुकर्रर हो गई है पेट्रोल की। जी, ये 267 रुपए पर लीटर अब हो गया है। हाँ जी। अब उसके अंदर तकलीफ दे बात इसमें ये है कि आम तौर पे उधर ये होता था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस बढ़ गई है। यस। इस वक्त $68 का, मैंने अभी चेक कर प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले चेक किया गया, $68-68 का ना बैरल है ब्रेंट का प्राइस जो है, ये लोएस्ट है, कुछ काफ़ी अरसे में नीचे आ रही है। और जंग जब ये इसराइल और ईरान की शुरू हुई थोड़ी देर के लिए 80 पे गया था, मगर फिर हैरान कुन तौर पे वो 2-3 दिन में ही अमेरिका ने शायद पुशन किया तो 72-73 पे आ गया था। अब वो 68 पे आ गया है, कम हो गया है। इस दौरान में इन्होंने ये कर दिया, क्या क्या है कि लेवी बढ़ाई है। तो पहले 70 से 8 रुपए लेवी बढ़ा के इन्होंने कहा जी हमने खूनी सड़क बनानी है बलूचिस्तान में, वो कर दिया उस वक्त। और अब 8 रुपए की मजीद तकरीबन ये टैक्सेस और लेवी कर लें तो 84 रुपए की ना तकरीबन लेवी हो गई। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने 400-500 अरब रुपया वहाँ से निकाल के आम आदमी से निकाल के IMF को दिखाया। देखें, आप कह रहे थे हमारी शॉर्टफॉल थी 1.3 ट्रिलियन की, तो ये देखें पूरी कर दिया। ये हमारे पास एक चाकू है, छुरी है, जिसको मारे ना कोई पूछने वाला, ना पार्लियामान है, ना अपोजिशन है, ना मीडिया है, ना कोई चेक नहीं है, जो मर्जी करें। गलियां उजियां सुंजियां विच मिर्जा यार मेरे। तो अब सूरत तकलीफ दे मजीद इसलिए है कि 267 रुपए का जो पेट्रोल है इसके अंदर 125 रुपए के लेवी और टैक्सेस हैं। 50%, 50% टैक्सेस लगा के ये कर रहे हैं। तो जाहिर है पहले ये अगर धूम धड़ाम हमारा तो वो भी है कि जो ये महंगाई कहते हैं बड़ी कम हो गई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। और उसका भी उसका फार्मूला भी गलत है, वो महंगाई वाला भी। मगर उसके पुराने फार्मूले के तहत जो इसके अंदर ये अपनी मर्ज़ी से मतलब यूटिलिटीज़ की प्राइस जो है वो लोएस्ट रखते हैं या यूटिलिटी स्टोर के रेट रख के उसके मुताबिक भी अब बताया जा रहा है कि ये डबल ट्रिपल ये महंगाई की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा होगा, वो भी महंगा होगा। तो अभी आगे असल जो आपने इंटरनेशनल बात की है कि अभी तो 68 का ये है तो 267 पे पेट्रोल पर लीटर कर दिया है। अगर ये जंग बढ़ती है जिसका कि कभी इम्कान है जंग का, तो अगर ये बढ़ती है तो ये रेट अगर 80-85 याद रहे कि एक दौर में 140 रुपए पर बैरल जो है ना ये पेट्रोल गया हुआ है। तो ये अगर जंग बढ़ती है जिसका कि अभी कभी इम्कान है, वो इसलिए कि दोनों तरफ से जो है सीज़ फायर जो है कोई उसका कोई रिटर्न एग्जिस्ट नहीं करता और जो है दोनों तरफ से शराइत बड़ी सख्त बयान आ रहे हैं। ईरान के वज़ीर आला जो हैं उनका भी बयान आया है कि हमें टाइम चाहिए अमेरिका से बातचीत के लिए, हमें ट्रस्ट नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब बातचीत कर रहे थे इनके साथ तो उस दौरान में ही हमारे ऊपर हमला हो गया था, तो अभी हमें पहले ट्रस्ट चाहिए, उसके बाद फिर इनसे बातचीत करेंगे। और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम IAEA के इंस्पेक्टर्स को आगे चेक भी नहीं करने देंगे। और जो है कह रहे हैं ट्रंप, वैसे तो वो अपनी कैंपेन में कह रहे थे फॉरएवर वॉर्स ख़त्म करेंगे, मगर आज ही की ज़रा तफसील पढ़ते हैं कि इस गाज़ा में क्या चल रहा है कि वहाँ भी जंग जारी है। सर 95 फ़लस्तीनी जो हैं वो एक रोज़ में शहीद किए गए हैं, 140 से ज़ायद हमले किए हैं 24 घंटों में। अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तब भी ये खबर आई थी कि 8 मज़ीद जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद कर दिया गया। तो ये सूरत हाल है सर। सालगिरह की तकरीब में भी बम भरा है उन्होंने। ये फिगर्स नहीं है, इसकी इमेज देखें कि सालगिरह की तकरीब के अंदर जो है ये 39 लोग बच्चे की सालगिरह के ऊपर जो है यहाँ मारे गए हैं। फिर ये जो ज़्यादा तकलीफ दे होता है कि लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं और उनका जो खाने पीने का सामान आता है वो लेने जाते हैं तो उस पर बमबारी की जाती है। 140 हमले हुए हैं, ये ख़त्म करने जा रहे हैं। अब नेतन्याहू बताया जा रहा है कि वो जा रहे हैं अमेरिका। मोस्ट प्रॉब्ली जो वो ट्रंप साहब ने ये जो लाइन ले ली है कि उन्होंने ओब्लिटरेट कर दिया है, सो लिहाजा उनको जंग करने के लिए प्रॉब्लम वो जो है वो उसकी होगी, उनको शायद कन्विंस करने जा रहे हैं। सर इसराइल शिद्दत से आगे बढ़ाएगा, इसराइल अपने लिए यूज़ करेगा कि भाई अभी तो हम मज़ीद जाएंगे उधर। मैं एलिस्टर क्रुक को इसलिए बड़ा संजीदगी से लेता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले 2-3 माह पहले ये कह दिया था कि जब लोग कह रहे थे कि ट्रंप जंग नहीं चाहता और
नेतन्याहू उनको खींचना चाहता है, उनका जी इसराइल हमला कर देगा और अमेरिका को बीच में शामिल होना पड़ेगा। तो अभी भी नेतन्याहू जो वहाँ जा रहे हैं अमेरिका में, ट्रंप फंस गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा क्रेडिट ले लिया कि देखें मैंने उनके असासे जौहरी ख़त्म तबाह कर दिए। और वहाँ पे ये बहस चल रही है कि नहीं हुए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी यही कह रहा है और भी लोग ये शवाहिद नहीं है भाई, शवाहिद नहीं है। अगर वो ये निकल आए कि वो जनाब तबाह नहीं हुए तो अमेरिका के अंदर उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि फिर आपने 40,000 अमरीकियों की जान को जो है ख़तरा पहुंचाया। और वहाँ पे कतर के ऊपर सारे जीसीसी के ममालिक भी डरे हुए हैं कि वहाँ पे ईरान को जो एक सिंबॉलिक हमला था, मगर वो बहरहाल एक हमले के ट्रेमर्स अभी तक चल रहे हैं। सो ये वहाँ पे ग्राउंड बनाना जो है वहाँ एक तो इंटरनल मामला है, नहीं आसान नहीं, मगर वो ये अगर ये क्योंकि बुनियादी 2-3 ही ऑब्जेक्टिव्स थे ना। एक रजीम चेंज थी, वो रजीम चेंज तो नहीं हुई, ना सिर्फ हुई नहीं, उनके अंदर ईरान के अंदर अंदरूनी खलफशार ज़रूर है, मसाइल हैं, मगर उसमें ये इस जंग की वजह से जिस तरह पाकिस्तान में भी अंदरूनी खलफशार हमारे जैसे मुल्कों में जंग की सूरत में वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ईरान में भी जो हैं उनकी भी हज़ारों साल पुरानी जो है सल्तनत है, एक उनकी सिविलाइजेशन है, तो वो लोग इकट्ठे हो गए, बल्कि ज़्यादा यकजहती उनके यहाँ हो गई। अब ये जो हाल ही में फ्यूनरल हुआ है उनके शोहदा का, वहाँ पे जो फरवर नज़र आ गया, और फिर उन्होंने अपनी इस कैंपेन का नाम भी हज़रत अली के नाम से मंसूब किया है, हैदरी के नाम से, मुहर्रम का महीना है, और वैसे ही जज्बा बहुत ज़्यादा शहादत का होता है। तो ईरान का मूड वहाँ ये नहीं नज़र आ रहा। दूसरा जो खामनाई साहब का जो बयान आया है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि अगर अमेरिका ये सीज़ फायर, क्योंकि मुंसलिक आपस में अमेरिका का और ईरान का जुड़ा हुआ है गाज़ा के साथ। अब अमेरिका ट्रंप साहब का बयान तो आया है कि हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देंगे, मगर उसके अंदर मुश्किल 2-3 है कि शराइत क्या होंगी, टर्म्स क्या होंगी। टर्म्स के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं हमास वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। अब हमास का एक वो है, वो बिल्कुल कैसे उनको निकाला जाएगा। दूसरा वो कहते हैं जनाब कि वो 4 मुल्कों का एक टोला होगा जो इसको रन करेगा, पैलेस्टीनियन इलाकों को, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं करेगी। अब वो मुल्क भी रिलेक्टेंट हैं, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जब लोग उनको अगर मानते हैं, ये कैसे किया जाएगा। तीसरा, इसराइल चाह रहा है कि जो मगरबी किनारे पे जो वेस्ट बैंक के अंदर जो वो हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास मेरा जी जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हम इसी हवाले से इंटरनेशनल जो मामला हैं, जो सूरत हाल बनती जा रही है, उस पर बात कर रहे हैं। आमिर साहब जी, जायद आपके ज्वाइन करने से पहले पता नहीं आपको मौका मिला इब्तदाइया मेरा सुनने का कि सबसे बड़ा, हम तो अपने अंदरूनी मसाइल में फंसे हुए हैं, आप पे उस पर भी बात करेंगे, मगर अभी इसराइल की और ईरान की ये जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई। क्या इम्कान है दोबारा शुरू होने के, और क्या इम्कान है सीज़ फायर के ईरान और अमेरिका का और गाज़ा का? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इजराइल इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि ईरान के साथ जो अपनी कश्मकश है उसको ख़त्म किया जाए, या इवन गाज़ा के सोल्यूशन पे नहीं चाहता है। अगर चाहता भी है तो इस किस्म की कोई अपनी शराइत हो। अब सबसे बुनियादी चीज़ आती है, ईरान को देख लें। ईरान की जो हुआ था कार्रवाइयाँ करने के बाद खैर उसको रोकना तो पड़ा है, लेकिन फिर ये मुस्तकिल एक वहाँ से जो बयान जो आ रहे हैं वो ये था कि हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि किसी वक्त हो सकता है, क्योंकि उनको अभी तक उनके पास एक जवाब बनाया हुआ है उन्होंने कि यूरेनियम जो इनरिच यूरेनियम है वो ईरान ने कहीं ले गए हैं, और उसमें जो उसकी सलाहियत मौजूद है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। मेरे ख्याल बावजूद इसके कि तमाम बॉम्बिंग से बहुत सारी चीज़ें तबाह भी हुई, ईरान की नुकसान बहुत ज़्यादा हुए, रॉकेट जो लॉन्चर्स थे उनके वो भी ख़त्म हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के ये नहीं कहा जा सकता है कि ईरान को उन्होंने शिकस्त दे दी या ईरान को पसपाई पे मजबूर करना पड़ा या सरेंडर करने पे मजबूर करना पड़ा, ये नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि खुद ट्रंप ने तो ऐलान किया है कि उन्होंने हर चीज़ तबाह कर दी है, लेकिन खुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका कहना यह था
कि उनका कुछ नुकसान तो ईरान को हुए हैं, कुछ उनके जो फैसिलिटीज थी न्यूक्लियर उनको, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मुस्तकिल उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। एक और बात भी कि उनका कहना है कि या 2 या 3 महीने जो है वो ईरान के पीछे हो गया है, जो भी उसकी तैयारी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तनाज़ा जो है बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखें अभी अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो थोड़ा सा फंस नहीं गए कि उन्होंने इतना ज़्यादा क्रेडिट ले लिया और वो कंसिस्टेंटली कही जा रहे हैं, क्लेम किए जा रहे हैं, इवन अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो आई पहले कि ये आर्जी थी कि मैंने कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया और वहाँ कुछ नहीं रहा, जबकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी, इसराइल भी और भी बेताशा लोग कह रहे हैं कि वो मैं हार्वर्ड के प्रोफेसर का देख रहा था, उन्होंने कहा जी 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो एक गधा गाड़ी के अंदर मूव किया जा सकता है, उसके लिए वो बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, और चंद हफ्तों से महीनों के अंदर जो है ना 60% से 90% करके वो कम से कम जो है ना बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये पहले ये कहना कि ओब्लिटरेट कर दिया, फिर उसको दोबारा एक रीज़न बनाना जंग करने का ईरान के ऊपर मुश्किल है ये काम। नहीं, देखिए ट्रम्प भी जो है उनकी कहते कुछ और है फिर करते कुछ और है। देखिए ये जब ईरान पे जो उन्होंने शामिल हुए, इजराइल की तो बहुत सालों से कोशिश थी कि किसी तरह से अमेरिका को परसुएट किया जा सके कि वहाँ पे इस ईरान के खिलाफ जंग शुरू करे, लेकिन हो नहीं रहा था। जो पिछली जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस बात से एक परहेज किया था, लेकिन ट्रंप ने जो काम किया है वो किसी पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, बावजूद इसके कि वो कहते रहे कि उनकी वो मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान के साथ जो है मामला तय करने चाहते हैं। और देखें ये उस वक्त ऑलरेडी ईरान और इनके मुज़ाकरात चल रहे थे न्यूक्लियर डील पे, और लगता ये था कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी पेशकदमी होगी, लेकिन वो फिर इजराइल ने जिस तरह से हमला करके उस सारी चीज़ों को जो प्रीएम्प्ट कर दिया पूरी बातचीत को, उसके बाद फिर ट्रंप खुद भी शामिल हुए। अभी भी आप अगर ट्रंप के बयान देखें तो उनका कहना ये था कि मुझे दोबारा अगर ये बातचीत नाकाम होती है ईरान और ईरान के साथ जो उनकी चल रही है, तो वो फिर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब मसला ये आता है कि कह रहे हैं कि इसराइल जो है दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, मेरे ख्याल बिल्कुल उसमें तो कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं। ये इजराइल को सीज फायर करने का कोई इरादा नहीं है। उनका ख्याल ये है कि ये उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि ईरान को वहाँ पे तबाह कर दें, और उसके साथ साथ एक और भी आमिर जो है बात करते रहे ये लोग, रिजीम चेंज की बात भी होती रही है, और बात यह है कि उनकी शायद कोशिश भी यही होगी और ख्याल भी ये होगा कि ईरान के अंदर जो कुछ भी इनके एक लिहाज से इख्तलाफात जो मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करके और इनके ईरान के तबाह करके एक मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पे एक तब्दीली लाई जा सके, लेकिन जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हो सकता है कि बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारे डिसिडेंट ग्रुप भी मौजूद हैं ईरान में जो कि इससे खुश नहीं है जिस तरीके से ईरान पे हुकूमत हो रही है। लेकिन जब इजराइल ने उन पर हमला किया तो फिर जो अगर आप देखें उनके जो बयानात या ट्विटर्स पे जो आ रहे थे तो वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा ठीक है अगर ये हमला करता है इसराइल दोबारा, और अमेरिका की जाहिर है विद और विदाउट, अमेरिका पिछली दफ़ा क्लेम किया गया कि जी विदाउट उसके किया गया, तो क्या ईरान की जो है कैपेसिटी उसको एब्जॉर्ब करने की, सस्टेन करने की और रिटेलिएट करने की कितनी है? नहीं, देखिए ये बात सही है कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी भी ईरान को नुकसान तो बहुत पहुंचे थे, लेकिन ये कहना कि वो ईरान को जो है बिल्कुल तबाह कर देंगे या सरेंडर करवा देंगे, वो नहीं होगा। ईरान एक बड़ा मुल्क है और यकीनी तौर पे बावजूद इसके जो नुकसान हुए उनको, उसके बावजूद भी वो उनके पास कैपेसिटी है कि एक जंग को जारी रख सकते हैं। हो सकता है कि है, और हम देख चुके हैं पहले भी इराक की जो जंग थी वो 8 साल तक चलती रही थी, और उसके बावजूद भी कि जो इराक को ज़माने में तहाशा इमदाद भी हासिल हो रही थी वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, ये शाम पर जो अमरीकी पाबंदियां हटाने का सदर ट्रंप ने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये भी किसी तरह लिंक होता है कि इसराइल को एक हलीफ वहां पर मुहैया किया जा रहा है और ईरान को बताया जा रहा है कि जो कभी आपके साथ थे अब वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे?
नहीं, देखिए बात तो हकीकत है कि बशार अल असद की जो हुकूमत ख़त्म हुई उसमें ईरान को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा था, क्योंकि बशार अल असद जो है वो ईरान के एक हलीफ समझे जाते थे, और वहाँ जो तब्दीली आई है तो उसके उसी की वजह से देखते हुए इसराइल ने फिर इनके ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जो इनकी और हलीफ थी, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में थी, और यहाँ पे शाम में जो हाफिज अल असद थे, वो सब के सब जो है फिर अगर ख़त्म हुए तो उसके बाद इसराइल ने समझा कि ये मौका सबसे अच्छा है कि, लेकिन अभी जो है एक जो ईरान सीरिया के साथ अमेरिका ने जो सैंक्शन भी हटाई है, उसके साथ बेहतर ताल्लुकात भी बनाने की बात की, वो तो सऊदी अरेबिया और उनकी है, और एक ऐसी लगता है कि उनका ख्याल ये है कि एक ऐसी जो ईरान के ख़िलाफ़ हुकूमत है, या मेरे ख्याल ऐसी बात भी नहीं होगी कि ईरान के ख़िलाफ़ जाएंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनका ख्याल मैसेज में तो जाहिर चला जाता है ना कि जो इसराइल और अमेरिका का ताबे होगा उसको गुडीज़ मिलेंगी, उसको लॉलीपॉप मिलेंगे, कि ये एक मैसेज भी है। ये मेरे सामने ये वली असर का आपने भी पढ़ा होगा आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, उनका ये मानना है कि ईरान जो है उसके साथ जो डिटेरेंस के लिए अब बहुत इस बात का इम्कान है कि वो इस टाइम के अंदर जोहरी बम बनाएंगे। उनके पास वो जो जिसका कभी इम्कान है कि वो बचा हुआ है यूरेनियम, उससे वो बम बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ईरान का पहले हमेशा से उन्होंने कहा, बल्कि 2003 में एक खमनाई का एक फतवा भी आया था कि वो कभी भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। वो बाकायदा जो है बड़ी जो उनके दरमियान जो है बहस मुबासे के बाद ये फैसला किया गया था, और अभी है इसी लिहाज से जो भी ईरान के पास न्यूक्लियर इस्तेदाद थी उसका मकसद ये था कि वो सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसराइल ने उसको हवा बना दी। देखें, एक और आपको थोड़ा सा और पीछे की तरफ भी चले जाए, 2015 में अमेरिका जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसके साथ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी थे, 5 जिनको P5 कंट्रीज कहते हैं, जिन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और उसमें चाइना और रशिया भी शामिल थे, तो उन्होंने एक मुआहदा किया था जिसके ज़रिए ईरान ने तय किया था कि वो जो है वो इनरिचमेंट जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता था कि ईरान हमेशा से इस बात की था कि सैंक्शन अगर हटती हैं तो वो जो है वो अपने आप वो है। और वहाँ पे इंस्पेक्शन भी थी, एक मॉनिटरिंग हो रही थी, ईरान की जितने भी फैसिलिटीज़ थे वहाँ पे मुस्तकिल IAEA का जो है वहाँ मॉनिटरिंग मौजूद थी। लेकिन अब जो सूरत हाल बन के आई है, जिस तरह से इसराइल के हमले हुए हैं, और मेरे ख्याल ये है कि अब ईरान जो है वो फिर अपनी हिफाजत ईरान के लिए के पास ऑप्शंस क्या होंगी? पिछली दफ़ा उन्होंने तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद रेस्ट्रेंट दिखाया कि कतर के ऊपर एक सिंबॉलिक सा हमला पहले इतला दे के किया, पॉलिटिकल मैसेज दिया। तो इस दफ़ा अगर हमला होता है फिर इस बात का फिर खदशात होंगे कि अपनाए हुर्मस को रोकने की, या फिर जो है GCC खलीज के ममालिक पे कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर पहले सिंबॉलिक था, इस दफ़ा एक्चुअल हमला होने के इम्कानात हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर ईरान को ये ख़तरा महसूस होगा कि उसकी सलामती जो है ख़तरे में है और इस किस्म की सूरत हाल पैदा की जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ईरान में ख्याल किसी हद तक भी जा सकता है। और ये बात सही है जो कि वली नसर ने बात की, और ये बहुत सारे और लोग भी लिख रहे हैं मामले में कि ईरान जो है अब बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ठीक है जाहिद साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि पिछली दफ़ा जब हमला हुआ हमने देखा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया था, दीगर ममालिक का भी, उसके बाद जंग बंदी भी होगी, जिस तरह सिंबॉलिक एक हमला ईरान की जानिब से किया गया। अब अगर दोबारा से जंग का आगाज़ होता है, उसको रोकना इतना आसान होगा जितना पिछली दफ़ा रोक लिया गया था? नहीं, मेरे ख्याल और ज़्यादा मुश्किल होगी। देखिए, अगर फ़र्ज़ की जैसे मैंने कहा कि ईरान को अगर ये ख़तरा मालूम होता है कि उसकी सलामती जो है वो ख़तरे में है और वो जो है वो रुकती नहीं है, कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि जंग चीज़ फायर हो सके, तो मेरा ख्याल ये है कि और भी उसके पास है, जैसे पहले भी कह चुके हैं, आपने हुर्मुज़ भी को बंद करना। ये एक और बात भी देखें, इसके अभी भी जो है जैसे हुतीज़ हैं यमन की, वो जो है वो भी इस किस्म की कार्रवाई तो करते रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक उसका असर पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान शायद अमेरिका अड्डों पे नहीं कोई करेगा हमले, क्योंकि वो सारे के सारे अरब ममालिक में हैं
और इसमें बहुत सारे जो है ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर भी है, जैसे कतर है, यूएई है, तो वो मेरे ख्याल ये इस हद तक नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर इनको फिर वो ये इनका इस मुल्कों को भी फिर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे इस जंग में। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके पास और बहुत तरीके हैं जो रेजिस्ट कर सकते हैं। एक तरीका जो जाहिद डिस्कस किया जा रहा है, उन्होंने कहा जी वो पिछली दफ़ा की तरह जिस तरह आपने हुर्मुज़ में माइनिंग कर दी थी, इस दफ़ा अगर वो ऐलान ही कर दें कि जी हम सिलेक्टिवली शिपिंग जो है ना अलाउ करेंगे, और इधर से गल्फ़ के अंदर पर्शियन गल्फ़ और रेड सी के अंदर हूतीज़ का भी एक वो डिटेरेंस है कि जी सिलेक्टिवली के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी जाने देंगे, उस एक ऐलान से ही जो इंश्योरेंस की या शिपिंग की जो कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। तो वो माइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ हम पहले ही आज ही पेट्रोल पंप फटा हुआ है कि 8 रुपए का बढ़ गया है, हालांकि पेट्रोल बड़ा सस्ता हुआ है, कल को ये अगर बढ़ जाती है उससे पेट्रोल की कीमतें तो डायरेक्टली इम्पैक्ट भी है, मगर इस बात का कितना इम्कान है? लेकिन देखिए ये बात सही है कि जो अपना हुर्मुज़ से जो तेल गुजरता है उसमें 70% जो ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, चाइना है, जापान है और इस तरह यूरोप के कुछ मुल्कों में जाता है। अमेरिका में बराह रास्त उसका शायद असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका ओवरऑल जो इकॉनमी भी तो असर पड़ेगा, इंटरनेशनल इकॉनमी। मेरे ख्याल ये है कि ईरान उसमें भी कोई एक तरीके जी जाहिद पानी ज़रा वो पी लें। तो मैं वैसे जाहिद से दोबारा करना चाहूँगा इनके पानी पीने के बाद कि जाहिद का ये ख्याल है कि वो बिल्कुल ईरान ने रेस्ट्रेंट दिखाया पिछली दफ़ा, क्योंकि इससे जंग फैल जाती है, और उन्होंने सिर्फ कतर पे सिंबॉलिकली किया, मगर ये बहरहाल एक इसकी ऑप्शन मौजूद है। और अमेरिका के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर यही है कि अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं थी ओब्लिटरेट करने की, और अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे वो बेसिस हैं, और वो जो पहले उनकी धाक थी आयरन डोम, अगर इसराइल का वो हो सकता है तो वो बेसिस भी बैलिस्टिक मिसाइल की अब जद में हैं। तो अगर सवाल मेरा ये है जाहिद कि अगर प्रलॉन्ग करती है और ईरान की बका का मसला आता है तो फिर तो कुछ भी मुमकिन है, एनी ऑप्शन इज ऑन द टेबल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर फर्ज किए उसको जो इजराइल को मुझे लगता है यही कि इसीलिए वो कार्रवाई करेगा 1-2 हफ्तों में, क्योंकि अगर ये सारी जैसे हम भी बात कर रहे हैं, और आपने देखा जो इंटरव्यू थे जो ब्रिटिश डिप्लोमेट के या वली नसर का, तो सबकी एक मुश्तरका राय यही बन के आती है कि ईरान अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो इसराइल को यह है कि एक अगर दफ़ा बन जाता है तो इतना बड़ा डिटेरेंट होगा कि इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कोई ऐसी कार्रवाई, क्योंकि देखें बात सुने, इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, और देखा जाए तो फिर इसराइल के खतरात जो हैं वो ज़्यादा सलामती के होते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसको सिर्फ फ़ायदा इस दफ़ा पहुंचा इसराइल को वो ये था कि लेबनान में मज़ामत ख़त्म कर दी उसने, क्या कहते हैं, शाम में हुकूमत तब्दील हो गई, या इसी तरह से दूसरे और ममालिक में भी जो उसके हलीफ थे उनको कमज़ोर हो गए, तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन आप देखें कि इसके बाद फिर सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अगर मिडल ईस्ट में अगर इस किस्म की दोबारा इसराइल हमला करता है तो और बहुत सारी चीज़ें देखें। ठीक है कि ये हलीफ ख़त्म हो गए, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर इस किस्म की कोई आगे जंग बनती है, अभी तो सिर्फ 12 दिन की जंग थी। वेलकम बैक जी। बात करेंगे इस हवाले से कि हर माह लाखों पाकिस्तानी अपने ख़ानदान को भेजते हैं पैसे यहाँ पर, जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, तरसीलात कहते हैं, जो भेजी जाती हैं। 36 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात भेजी गई अगर हम गुज़श्ता माली साल की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, वो आमिर साहब ये है कि मुबहिम या गैर शफाफ मराती निज़ाम है जो बज़ाहिर बैंक्स को हेल्प कर रहा होता है, और इसी के ऊपर एक तफसीली जो है तज्ज़िया पेश किया है डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी नदीमुल हक साहब, ये शायद कारदार साहब ने भी ये आर्टिकल लिखा है। डॉक्टर साहब जो हैं ये अपने गैर रवायती किस्म का ना, इनका अच्छा खासा मुल्क का निज़ाम चल रहा है, मुक़तदरा खुश है,
बिल्कुल एब्सोल्यूट कंट्रोल है। ये बीच में कुछ इस तरह की दुर्फंतरियाँ छोड़ते रहते हैं जिससे कि स्टेटस को डिस्टर्ब भी होती है और उनकी रात की नींद भी ख़राब होती है। ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, कभी प्राइवेटाइजेशन करती हैं। अभी लेटेस्ट इनकी दुर्फंतरी जो है, साथ में शायद खारदार साहब ने भी जो आर्टिकल लिखा है, इनके मुताबिक ये जो 36 अरब डॉलर आते हैं रेमिटेंसेस के, ये इसमें जो है जो भेजते हैं या जो रिसीव करते हैं उनको कम फ़ायदा होता है, उनका तो पैसा होता है, बैंकों को ज़्यादा होता है। इनके बकौल जो है वो हुकूमती स्कीम के तहत जो है ना, बैंक हर $100 पर 20 रियाल कमा रहा है और बैंक $1000 पर 23,000 रुपये तक मुनाफा समेट रहा है। डॉक्टर साहब, इसकी तफसील आप खुद ही बता दें, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है जी। देखिए, हम तो हमेशा हुकूमत की मदद करने रहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं है कि स्टेटस को तंग करे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं 87 अरब बजट में खुद लिखा हुआ है और ज्यादा हो गए, 87 अरब लिखा हुआ कि हम बैंकों को देंगे रिमिटेंस लाने के। तो जो रिमिटेंस लाने के लिए आप 87 अरब उनको देंगे, रिमिटेंस तो बाहर वाला बंदा जो बैठा बेचारा भेजता है, गरीब आदमी भेजता है यहाँ अपनी फैमिली के लिए, तो 87 बैंकों को क्यों मिलता है? कहते हैं बैंकों को इंसेंटिव है कि वो लेके आए। भाई बैंकों ने क्या करना उनको लाने के लिए? वो लोग अपनी मर्जी से भेजते हैं, उनको चाहिए पैसे। हाँ ठीक है, हवाला मार्केट में नहीं भेजते, बैंकों के थ्रू भेजते, पर वो तो एक्सचेंज रेट का मसला है। और आप उनको 87 अरब की एक्सचेंज रेट की बेनिफिट क्यों नहीं देते? इन बैंकों को क्यों देते हैं? बैंक तो माशाल्लाह बड़े अमीर लोग हैं, जो आम लोग हैं बेचारे गरीब लोग, वो 2% अब कम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो वेस्टर्न बैंक जो है इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, मगर ये जो उनकी प्रेस रिलीज बैंकर्स की जो एसोसिएशन की आई है, वो कहते हैं कि जनाब हम बैंक बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते और जो है तरसीलात पर मिलने वाली हुकूमती इमराद बैंकों के अखराजात भी पूरे नहीं करती। बैंक हर $1 पर 3 से 5 रुपए का बल्कि नुकसान बर्दाश्त कर रहा है और ये हम हवाला से निज़ाम से बचाव के लिए बैंक को महंगे दामों बाहर से डॉलर खरीदने पड़ते हैं, ये एसोसिएशन कह रही है। उन्होंने बड़ा अच्छा आज प्रेस रिलीज दिया, माशाल्लाह ये सब बातें कही। तो फिर हमें ये बता दें कि एक्सचेंज कंपनीज को बंद क्यों किया गया? एक्सचेंज कंपनीज का गला दबा दिया गया और एक्सचेंज कंपनीज में ये हालत है। आमिर साहब, मैं खुद गया हूँ, मैं बाहर जा रहा था, मैं एक्सचेंज कंपनीज के पास गया, मैंने कहा $1000 दे, उनके पास $1000 भी नहीं देने के, उनका अपने गला घोंट दिया। फिर मुझे एक और बात बताइए कि जो फॉरेन एक्सचेंज मांगते हैं एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स, उनके लिए आप FCSO खोलते नहीं है, वो LCs आप खोलते नहीं है, बिकॉज स्टेट बैंक ने कहा नहीं तुमने नहीं खोलनी, और बैंक खोलते नहीं है। तो हमारा सारा एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट का निजाम बैठा हुआ है। ये बैंक्स माशाल्लाह, आपको पता है एक बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो 4 करोड़ रुपए महीना तनख्वाह लेता है। मुझे बताएं वो करता क्या 4 करोड़ महीने की तनख्वाह? वो जनाब हुकूमत को टी-बिल रेट पे पैसे दे देता है और हम जैसे डिपॉजिट को 4-5% पे पैसे हमसे ले लेता है, हुकूमत को दे देता है, 5-6% बगैर सोचे कमा लेता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी गेम है, गोल्फ खेलने, काम तो करने की जरूरत कोई नहीं है इनको। ये माशाल्लाह बैंक का सारे मुल्क को रूल करते हैं, काम कोई नहीं करते, फाइनेंस मिनिस्टर भी लग जाते हैं, बैंकों के हेड भी लग जाते हैं, DFIs के हेड भी लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, बैंक ये मुल्क बनाए ही इस तरह की पावर लॉबीज के लिए गए हैं, कोई कदर नहीं है, सारा हुकूमत से ही कर्जा लें और आपस में ही एक दूसरे को मुनाफाखोरी करते रहें। ना किसान की कोई श्योरिटी है कि इतने % मिलेगा, ना स्मॉल बिजनेसेस की श्योरिटी है जो कि दुनिया भर में हमारे खिते में 25% होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझ जैसे बंदे को, एक शरीफ आदमी जो इतने साल यहाँ रहा है, जिसको सबको पता है कि कौन है, सब कुछ मेरे KYC हो, मुझे भी तंग कर रहे हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट क्यों है, किस लिए है? ये बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हैं। इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिसके बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम डिजिटल इकोनॉमी चाहते हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाए, मैं डिजिटल इकोनॉमी कैसे करूंगा भाई? मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं देते, कहते हैं आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, तो मैं फिर डिजिटल इकोनॉमी में कैसे जाऊंगा? फिर मैं कैश ही इस्तेमाल करूँ। डॉक्टर साहब, आपका तो इस तरह के आर्टिकल लिखने पे खास तौर पे बंद होना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो है ये पेट्रोल, कल जो है उन्होंने कहा 50% जो है गैस के फिक्स रेट बढ़ा रहे हैं, आज 8 रुपये पेट्रोल का कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। अब लेवी जो है ना वो तकरीबन 84 रुपये की हो गई है और दुनिया में ब्रेंट की कीमत $68 पे नीचे जा रही है, यहाँ ऊपर जा रहे हैं। ये बजट जो बनाया गया था उसके अंदर ये बातें नहीं थी, ये अभी बजट पास हुआ है तो ये बम धमाके हमारे पे हो गए हैं।
आमिर साहब अब कितने साल जर्नलिज्म में रहे, आपको पता नहीं कि बजट जो है सिर्फ तकरीर होती है? बाकी बजट तो रोज चेंज होता है, अपनी मर्जी से करते हैं। जब जनाब हुक्मरानों का दिल चाहे तो कहते इधर पैसे दे दो, कभी इधर पैसे दे दो, कभी इधर कर दो। ये तो अकबर बादशाह की हुकूमत है, शाहजहां की हुकूमत है। यहाँ कोई तरीका नहीं है काम करने का। दूसरी चीज ये है कि टैक्स, हर चीज पे टैक्स है। बिजली के बिल पे एक दिन मैंने काउंट किया था 13 किस्म के टैक्स, फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स, अदर टैक्स। कहाँ का निजाम है फर्दर टैक्स अदर टैक्स लगता है? आई थिंक ये बहुत सारी चीजें हमें सोचने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि बैंकों का, पावर लॉबीज का जो है ना यहाँ पे फ्लूक लगा हुआ है, वो भी मुनाफा कमा रहे हैं, रिटेलर्स भी हॉली काउज हैं, उसके बाद बिग ज़राती ज़मींदार भी जो है होली काउ है। ये गरीब घूम फिर के तनख्वाहदार तबका, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस हैं जिन पे पेट्रोल गैस सब कुछ ठोकते रहो। बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होना चाहिए। जबकि वो लोग एक मठे लोग हैं, चुप करके बैठे, बोलते ही कुछ नहीं, उनका कोई वेट ही नहीं इस इकोनॉमी पे। जरूर उन पे टैक्स लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो आप ये तो उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। बगावत के जो है आपको पता है पीका के कानून बड़े सख्त आ गए हुए हैं। बगावत की कोई जरूरत नहीं, बस कम से कम लोगों को फील दो कि लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ केयर करते हैं। तो करें क्या? आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या करें? लोग कम से कम बात तो करें, अखबारों में खत लिखें, वो आप जैसे टीवी के लोगों को बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर आप कहते हैं मेरा अकाउंट बंद कर रहे हैं बैंक वाले, खत लिखें तो ये मामला हो जाता है। ये मसला है, बट हमें इस पे बोलना है। हमें बोलना है कि भाई ये इकोनॉमी जो है, बैंक अकाउंट मेरा राइट है, हर बंदे का राइट है। मैं तो कहता हूँ एक गरीब किसान का भी राइट है, हर बंदे का राइट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रहने के लिए, रखने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है बैंक अकाउंट। डॉक्टर साहब बोलना कैसे है पाकिस्तान? आप पता नहीं, जो मुझे पता है जो लाहौर में GOR के पास ही कहीं रहते हैं, ये ना यूनियनें रह गई हैं, किसानों की यूनियन भी कोई फाल नहीं है, इंडस्ट्री की भी कोई नहीं है, मीडिया के ऊपर भी महदूद जो है वो आज़ादी है। तो बोलना किधर है, किसने बोलना है? सियासी पार्टियां वैसे ही उन्होंने कोने में लगा दिए हैं। देखिए जी, मिडिल क्लास जो है ना, उसकी आवाज सुनी जाती है अगर मिडिल क्लास बोलने को तैयार हो, सोचने को तैयार। बगावत शगावत की कोई जरूरत, दुनिया में कोई बगावत नहीं। बात होती है सिर्फ आप बोलें, समझाएं अपनी बात, सोचें, बात करें। मीडिया भी बात करता है तो लोग सुनते हैं। पर अगर मिडिल क्लास खुश है, उसको समझ ही नहीं आती क्या बात करनी है, तो फिर उनको चुप करके बैठना है, और क्या। तो फिर ठीक है, फिर खाएं, चुप करके खाएं, और क्या। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा इस हवाले से कि जिस तरह से आप बैंक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, अब पॉलिसी रेट है वो उसको 11 पे बरकरार रखा है, महंगाई कह रहे हैं कि कम हो रही है। पॉलिसी रेट को सर बुलंद रखना, क्या ये भी बैंक्स को फायदा देता है? देखिए जी, पॉलिसी रेट तो मैं नहीं इसके हक में हूं कि वो नीचे आए। आपकी इन्फ्लेशन अभी टेम्पररी नीचे आई, इन्फ्लेशन बढ़नी है। पॉलिसी रेट को एकदम लाने की जरूरत कोई नहीं है। इन्फ्लेशन को आप क्रेडिबली नीचे लेके आए, और अगर नहीं भी आती, मेरा तो ख्याल इन्फ्लेशन रेट इतनी नीचे भी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आपको चाहिए कि आप क्या कहते हैं, ग्रो करेगा। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इन्फ्लेशन को नीचे लाने की। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप बात कर रहे थे हमारे साथ। आखिरी मिनट है, आमिर साहब एक बात जो है, डॉक्टर साहब अपना जहाज रखिएगा। आप मेरा ख्याल जो है PTI के जो खत वो आया उस पर कर रहे हैं। कोई वो बेचारे जो आप देखें उनकी बेबसी का हाल ये देख लें, असीर हैं बेचारे के असीरान की, के उनके कुछ नौजवान तो जो जेल में 2-4 की जो है ना पता चला हलाक हो चुके हैं, मर गए हैं। तो ये है, ये 4-5 जो इनके बुजुर्ग रहनुमा हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, इस गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इस, जो कि बाद में पता चला कि वो जाली काम है, उनको यास्मीन राशिद साहब के सर्टिफिकेट पे भी लंदन जाने दिया और वो जाली था। वो खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत की जो ख़राबी है, उनकी कुछ अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो वो इनके सर पे मुद्दा पड़ जाना है। वो लोग बेचारे ये कह रहे हैं, जो लोगों ने उसको कह दिया कि जी, वो कह रहे हैं गुफ्तगू एज एफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो कह रहे हैं हमारी इमरान खान से मुलाकात करें और जो गुफ्तगू हो रही है हमें भी उसके अंदर शामिल करें, तो जायज़ है। मगर बुनियादी बात यह है कि ये 70 साल सी उम्र के ज़्यादा हैं,
ठीक है आपने केसेस रखे हुए हैं, मगर उनका बड़ा जायज़ बुनियादी हक है कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं। कल मैं पढ़ रहा था कि वो उनको तबीयत उनकी ख़राब हुई, इस गर्मी के अंदर 12 घंटे बिजली ना और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ये कम से कम बुनियादी हकूक़ का ख्याल कर लिया जाए कि उम्र देख के लोगों की, मरीज़ देख के, वो कैंसर की मरीज़ा हैं और बाकी जो भी लोग हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ये जो एक कहा गया कि जी वो पता नहीं वो घुटने टेक दिए, वो है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए और हमें भी इस बिल्कुल ऑफ कोर्स वो तरलों पे तो बड़े अरसे से आए हैं कि हमारे से बातचीत की जाए, मगर किन ग्राउंड्स पे जो की जाए कि सियासत छोड़ दें, वो जाहिर है उनको कबूल नहीं हो सकता। तो ये असल बिल्कुल ऐसी है, सियासतदान सियासत ना करे तो और क्या करे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, हमें इजाज़त दीजिए, आप प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।